मेरा नाम साक्षी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। भगवान ने मुझे दिल खोलकर खूबसूरत बनाया, लेकिन पैसा नहीं दिया। हम बहुत गरीब थे और इसकी एक वजह थी कि मेरे बाप जुआरी थे। कुछ काम नहीं करते थे, बस जुआ खेलते रहते थे। घर का सारा सामान बेचते और उस पैसे से जुआ खेलते। धीरे धीरे घर का सारा सामान ख़त्म हो गया था। घर में टूटे फूटे सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। कभी कभी तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। शुरू शुरू में मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की। आपस में दोनों की लड़ाई भी होती रहती थी, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी की एक नहीं सुनते थे। कभी कभी तो मेरे पापा मेरी मम्मी पर हाथ भी उठा दिया करते थे। तंग आकर मेरी माँ ने मेरे पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद काम करने लगीं। वो लोगों के घरों की सफाई करती, दूसरों के झूठे बर्तन धोती, तब कहीं जाकर शाम को हमें रोटी नसीब होती थी। लेकिन मेरी माँ ज़्यादा दिन हमारे साथ नहीं रह सकीं। पापा का गम मम्मी ने अपने दिल पर लगा लिया और एक दिन ऐसी बिस्तर से लगीं कि दोबारा नहीं उठीं। मम्मी हमें छोड़कर चली गईं। रिश्तेदारों ने तो हमसे पहले ही मुंह मोड़ लिया था। पापा की गलत हरकतों की वजह से ना कोई हमें अपने घर बुलाता था, ना ही हमारे घर कोई आता था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पापा भी पूरा पूरा दिन घर से गायब रहते थे। कभी रोटी मिल गई तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। आज भी मैं घर में बैठी मम्मी को याद कर रही थी कि तभी धम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। देखा तो पापा थे। पापा मुझे देखते ही रोने लगे और कहने लगे, साक्षी बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे जुए में हार गया हूँ। पापा की बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं रोने लगी। मेरे दिमाग में सिर्फ पापा के शब्द गूंज रहे थे, साक्षी, मैंने तुझे जुए में हार दिया है। पापा कुछ और भी कह रहे थे, मुझे माफ़ कर दो, बाहर कुछ लोग तुम्हें लेने के लिए खड़े हैं तो तुम उनके साथ चली जाओ। मैंने अपने पापा को खूनी नज़रों से देखा और बोली, पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हार दोगे। तुम बाप नहीं कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत है। पापा, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, साथ ही साथ वो रो भी रहे थे। लेकिन मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठे। अगर जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तभी बाहर दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज़ें आने लगीं। बाहर वही लोग दरवाज़ा पीट रहे थे जिसने जुए में मुझे जीता था, और वो कह रहे थे, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है, वरना हम लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मैंने नफरत भरी नज़र पहले दरवाजे पर डाली और फिर अपने पापा पर डाली। जी चाह रहा था कि या तो पापा को ख़त्म कर दूं या खुद को ही मार लूं। पापा फिर बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। और फिर हाथ पकड़कर बाहर ले आए। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्ल से ही बदमाश लग रहे थे। पापा ने मेरा हाथ उन लड़कों के हाथ में दे दिया और वो मुझे लेकर गाड़ी में बैठ गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पापा पापा कहती रही। पापा दरवाजे पर बैठे रो रहे थे और रोते रोते वहीं ढेर हो गए। दोनों लड़के मुझे एक कोठे पर ले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए। तो कोठे की मालकिन ने एक लड़के को बुलाया और कहा, बीरू, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से ये यहीं रहेगी। मालकिन बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी, भैंस की तरह पली हुई थी, चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ कमरे में आ गई। वहाँ 6-7 लड़कियाँ और भी मौजूद थीं जो खाली खाली नज़रों से मुझे देख रही थीं। मैं एक चारपाई पर बैठकर रोने लगी। सारी लड़कियाँ मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रही थीं। उनकी नज़रों में मेरे लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी। लेकिन उनमें से एक लड़की को मेरे ऊपर दया आ गई और वो उठकर मेरे पास आ गई। कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना बेकार होता है, इसलिए तुम भी न रो और सब्र से काम लो। उसकी बात सही थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया था। कैसा बाप था। उस बाप को अपनी बेटी पर जरा भी रहम नहीं आया। इस कोठे पर मुजरे के अलावा और भी गलत काम होता था। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं सब गलत धंधों में पड़ी हुई थीं। कुछ ही देर हुई थी कि बीरू आया और मेरी फ़ोटो खींचकर चला गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि बीरू ने मेरी तस्वीर क्यों खींची है। तो वो लड़की कहने लगी, ग्राहक आएंगे तो मालकिन उन्हें सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है। जिस ग्राहक को जो लड़की पसंद आती है वो उसी के साथ रात गुजारेगा। ये सुनकर तो मेरी रूह काँप उठी। सोच कर ही मुझे घिनाने लगी। रात हुई तो बीरू कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, मीना, आ जाओ। मीना नामी वो लड़की बीरू के साथ चली गई और मैं थर थर काँपती रह गई।
मुझे बहुत डर लग रहा था। बीरू दोबारा आएगा और मेरा ही नाम पुकारेगा। मैं दिल ही दिल में भगवान से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी देर के बाद वो आया और लड़कियों का नाम पुकारता चला गया। अपना अपना नाम सुनकर हर लड़की बीरू के साथ चली जाती। धीरे धीरे करके आखिर में मैं बच गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस बार बीरू मुझे ही लेकर जाएगा, और इस ख्याल से ही मैं कांप उठी थी। किसी गैर मर्द के पास जाने के ख्याल से ही मुझे घिन आ रही थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया, तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि उसने मेरी इज्जत बचा ली। मेरे भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा थी कि मेरी इज्जत सही सलामत बची रही। अनजान जगह थी इसलिए रात भर मुझे नींद भी नहीं आई, और फिर हर पल ये डर भी लगा रहता था कि कहीं बीरू मेरा नाम न पुकार ले। इसीलिए मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गईं। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का समय था जब बीरू ने आकर सभी लड़कियों को जगाया, लेकिन बीरू ने मुझे नहीं जगाया। पता नहीं क्यों। शाम हुई तो मालकिन कमरे में आई और बहुत ही गुस्से से बोली, रात को किसी लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो मालकिन मेरे पास आई और मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने के बाद बोली, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत देकर खरीदा है, इसलिए तबीयत की खराबी का बहाना नहीं चलेगा। तुमने हमेशा यहीं रहना है और मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि रोना धोना छोड़ दो और अपने घर को भूल जाओ। मैंने उस औरत के सामने हाथ जोड़ दिए और उसकी मिन्नतें करने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मालकिन गुस्से भरी नज़रों से मुझे घूरने लगी, फिर सब लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये सारी लड़कियाँ भी इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। बस मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात बहुत ही स्पेशल ग्राहक आने वाला है। तुम सब लड़कियों में तुम सबसे खूबसूरत हो और कम उम्र भी हो। उसको भी खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां पसंद हैं, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। बीरू तुम्हें नया सूट लाकर दे देगा। फिर वो दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने की कहकर चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बीरू ने मुझे एक नया सूट लाकर दे दिया था जिसे मैंने पहन लिया। मैं तैयार होना नहीं चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया कि जो लड़की मालकिन की बात नहीं मानती वो उसे कोड़े मारती है। मैं डर गई थी, तैयार होकर एक जगह पर बैठ गई। ये सच था कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं मैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और कम उम्र भी थी। इसलिए मैं जब तैयार होकर बैठी तो सब लड़कियाँ मुझे घूर घूर कर देख रही थीं। रात हुई और ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया। बीरू कमरे में आकर लड़की का नाम पुकारता और वो लड़की उसके साथ चली जाती। मालकिन की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात खास ग्राहक आ रहा है, उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं, शायद वो मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात गुजारना पड़े। मैं अंदर ही अंदर कांपती रही। समय गुजरता गया और सारी लड़कियां कमरे से चली गईं। उस रात भी ऐसा ही हुआ। सारी लड़कियां चली गईं और मैं रह गई। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन बीरू मुझे बुलाने नहीं आया। मैंने फिर भगवान का धन्यवाद किया, उसने एक बार फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। सुबह हुई, सारी लड़कियां आकर फिर से अपनी अपनी जगह सो गईं। मुझे भी नींद आ रही थी। अब तो रोज़ ही यही होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं करते। एक तरह से तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। बस मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर आती थी कि मैं ही क्यों बच जाती हूँ, कोई मुझे क्यों नहीं बुलाता। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, फिर भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आती थी। मैं अपने ख़ानदान में सबसे खूबसूरत थी। मेरी कजिन्स मुझसे जेलस रहती थीं मेरी खूबसूरती की वजह से। हालांकि मेरे बाप की गलत हरकतों की वजह से कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था और मेरे बाप की गलत आदतों की वजह से ही अब तक मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आया था। कभी कभी माता पिता के बुरे कर्म औलाद को भुगतना पड़ते हैं। उनकी काली करतूतों के दाग औलाद के दामन पर लग जाते हैं और यही काले दाग उनके रिश्ते में भी रुकावट बन जाते हैं। मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी और बहुत ही सब्र वाली औरत थी, लेकिन मेरा बाप अच्छा नहीं था। मम्मी मुझे बताया करती थीं कि तेरे पापा शादी से पहले ठीक थे, शादी के बाद ही उन्हें जुए की लत लगी थी। जब घर का सारा सामान वो बेच चुके तो मम्मी के पैसों पर उनकी लार टपकने लगती थी। मम्मी जब इधर उधर काम करके पैसे घर लेकर आती तो पापा ज़बरदस्ती वो पैसे ले लेते और जुआ खेलने चले जाते। मम्मी उन्हें लाख समझाती कि राकेश, अपनी ये गलत आदत छोड़ दो, ये हराम की कमाई है और ये हमारे घर को बर्बाद कर देगी।
तुम्हारी गलत आदतों की वजह से साक्षी का रिश्ता भी कहीं नहीं हो पाएगा। कोई भी हमारे घर आना पसंद नहीं करता, फिर हमारी बेटी को अपने घर की बहू क्यों बनाएगा। लेकिन मेरे पापा को कोई भी बात समझ नहीं आती थी। मम्मी ज़्यादा कुछ कहती तो पापा मम्मी पर हाथ उठाते, उन्हें मारते पीटते। कभी कभी तो मुझे और मम्मी को पानी पीकर ही सोना पड़ता था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पापा मेरे साथ ये भी कर सकते हैं। अगर मुझे पहले से थोड़ी सी भी भनक लग जाती तो मैं वहाँ से भाग जाती, कहीं भी चली जाती, लेकिन उस घर में नहीं रहती। इस कोठे पर मेरा दम घुटता था। हर पल अपनी इज्जत की चिंता मुझे लगी रहती थी। मैं यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। कभी कभी तो सोचती कि खुद को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि इस ज़िंदगी से तो मौत अच्छी थी। लेकिन मरने से पहले मैं यहाँ से भागने की कोशिश ज़रूर करना चाहती थी, लेकिन यहाँ से भागना बहुत मुश्किल था। कोठे की मालकिन ने बाहर के गेट पर 2 पहलवान पहरेदार लगा रखे थे। 2 पहलवान दिन में पहरा देते, 2 पहलवान रात को पहरा देते। यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक मैं किसी भी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। मैं पूरी रात इसी डर में जागती रहती कि कहीं कोई मुझे पसंद न कर ले। लेकिन फिर पूरी रात निकल जाती और बीरू मुझे बुलाने नहीं आता। सुबह जाकर कहीं मेरी आंख लगती थी। कमरे की सारी लड़कियां भी हैरान थीं कि इतने दिन निकलने के बाद भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आ रही थी। वो सारी लड़कियां मेरे बारे में कानाफूसी करने लगी थीं। मैं उन लड़कियों की बातों को सुनती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। जो कुछ हो रहा था मेरे लिए तो अच्छा ही हो रहा था, लेकिन मैं हैरान तो थी कि आखिर ये सब मामला क्या है। मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी। रूखी सूखी मिलती थी, लेकिन वो रोटी इज्जत की रोटी होती थी। अपनी माँ को याद करके कभी कभी मैं चीख मार मार कर रोने लगती थी। जब भी मैं रोती तो बीरू मुझे दया भरी नज़रों से देखता था। बीरू को देखकर लगता था कि जैसे वो मजबूरी में यहाँ पर काम करता है, वरना मुझे वो बहुत ही भला इंसान लगता था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मालकिन से बात करूं कि वो मुझे यहाँ से जाने दे। मैं यहाँ से जाकर कोई काम करूँगी और धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे उतार दूँगी। लेकिन मेरी बात सुनकर मालकिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आती हूँ जो तुम्हें यहाँ से जाने दूँ? तुम मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। बहुत बड़ी रकम देकर ख़रीदा है मैंने तुम्हें। इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं रोती रही, उसकी मिन्नतें करती रही, उसके पैरों पर भी गिर पड़ी, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई। थक हार कर अपनी किस्मत को रोती हुई मैं कमरे में वापस आ गई। उस रात सब लड़कियां जब बीरू के बुलाने पर चली गईं और कमरे में मैं अकेली बची, तो मैं बाहर निकल आई। मैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता तलाश करना चाहती थी, लेकिन मुझे सामने ही बीरू दिखाई दिया। वो किसी आदमी से बात कर रहा था और मेरी तस्वीर उसको दिखा रहा था। उस आदमी को देखते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो आदमी तो मेरे ही मोहल्ले का था। 50 साल की उम्र होगी और जवान बेटियों का बाप था। पूरे मोहल्ले में अपनी शराफत की वजह से मशहूर था, लेकिन आज उसकी शराफत की पोल खुल गई थी। मैं डर के मारे कमरे में वापस आ गई। भगवान को याद कर रही थी, हे भगवान, आज मेरी इज्जत फिर बचा ले। ऐसे ही करके आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो आदमी अंदर नहीं आया। मैंने थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो बीरू बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने बीरू के पास जाकर बीरू से पूछा, बीरू, वो आदमी कौन था? बीरू मुझे देखकर बोला, तुम क्या करोगी जानकर? यहाँ तो रोज़ ग्राहक आते हैं और जाते हैं, वो भी एक ग्राहक था। तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो कहने लगा, मैं तो इस लड़की को जानता हूँ। ये लड़की यहाँ कोठे तक कैसे पहुँची? तो मैंने उसे बताया कि उसके बाप ने उसे बेच दिया है। इस समय तुम ही आखिरी लड़की बची थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया और चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा, बीरू, उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं गुजारी? बीरू ने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। बीरू ये कहकर चला गया। मैं भी कमरे में आ गई, लेकिन बीरू के ये शब्द, कुछ दिन इंतजार कर लो, मैं रात भर इसी के बारे में सोचती रही। आखिर किस बात का इंतजार करने को कह रहा था बीरू? पूरी रात इसी उलझन में गुजर गई, लेकिन समझ ना सकी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और मेरी इज्जत अब तक सही सलामत थी। मालकिन ने भी दोबारा मेरे बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा था। ऐसे ही एक रात जब सारी लड़कियां चली गईं, तो मैं फिर कोठे से भागने के इरादे से कमरे से निकली, लेकिन वीरू शायद कमरे के बाहर पहरे पर रहता था। सामने ही वो मुझे फिर से दिखाई दे गया। इस बार भी वो किसी आदमी के साथ खड़ा था और इस बार भी वो अपने मोबाइल पर किसी की फ़ोटो दिखा रहा था। इस बार मैं उसके मोबाइल पर नहीं देख पाई कि किसकी फ़ोटो है, लेकिन उस फ़ोटो को देखते ही उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मोबाइल पर फ़ोटो को देखकर वो आदमी बोला, मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं,
अगर तुम्हारे कोठे पर कोई दूसरी लड़की नहीं तो मैं कल आ जाऊंगा। इतना कहकर वो चला गया और मैं उलझन में वहीं खड़ी रही। मैं बीरू से पूछना ही चाहती थी, तभी वहाँ पर मालकिन आ गई और बीरू से पूछने लगी, हाँ बीरू, ग्राहक को नई लड़की पसंद आई कि नहीं? बीरू ने कहा कि नहीं मैडम जी, उसके पास पैसे कम थे और वो थोड़े पैसों पर ही लड़की के साथ रहने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वो चला गया। मालकिन कहने लगी, तुमने ठीक किया, अभी तक उस लड़की को किसी मर्द ने नहीं छुआ है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को पेश करूंगी तो वो मुझे ढेर सारे पैसे देगा। मालकिन की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। कमरे में लौट आई, लेकिन मैं बीरू से बात करने के लिए बेचैन थी। उसने उस आदमी से क्या कहा था? जरूर मेरे ही बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उस समय मैं ही एक लड़की थी। फिर उस आदमी ने मेरे साथ रहने से मना क्यों कर दिया? और उसने ये क्यों कहा कि मुझे मरने का कोई शौक नहीं? लेकिन पता नहीं मालकिन और बीरू क्या मीटिंग कर रहे थे। वो उसके साथ ही बैठी रही। मैं बार बार बाहर जाती, लेकिन बीरू के साथ मालकिन दिखाई देती तो मैं वापस कमरे में आ जाती। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई और मैं बीरू से बात नहीं कर पाई। एक दिन मौका देखकर मैं बीरू के पास चली ही गई। मुझे देखते ही बीरू बौखला गया। उसने मेरे बाजू को पकड़ा और जल्दी से मुझे खींचता हुआ कमरे में ले आया और गुस्से से बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बाहर क्यों आई? अगर तुम्हें मालकिन ने देख लिया होता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। मैंने उससे कहा, बीरू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अंदर कमरे में भेज दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने गुस्सा अंदर ही अंदर पी लिया। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत बची रहेगी और मैं किसी को पसंद नहीं आऊँगी, मगर ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने काम पर चली गईं तो मैं कमरे में अकेली रह गई कि तभी दरवाजे पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। बाहर एक लड़का कह रहा था, हाँ, मुझे यही लड़की पसंद है, मैं इसी के साथ रात गुजारना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। मैं खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना ना मालकिन का दिल मोम कर सका, ना ही बीरू को मुझ पर दया आई। बीरू ने ले जाकर मुझे एक कमरे में छोड़ दिया और कहने लगा, परेशान ना हो साक्षी, जो लड़का आ रहा है उससे बात कर लो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और मुझे छोड़कर चला गया। मैंने धड़कते दिल और कांपते पैरों के साथ कमरे में पैर रखा। वो जो कोई भी था दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो जब मुड़ा तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वो तो राहुल था, मेरे ही मोहल्ले में रहता था। हमारे घर के साथ वाला घर उसका था। जब मेरी माँ जिंदा थी तो उसने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था, लेकिन उस समय मैं अपनी खूबसूरती के नशे में चूर थी और मैंने राहुल का रिश्ता मना कर दिया था, क्योंकि राहुल का एक्सीडेंट में एक पैर खराब हो गया था। वो लंगड़ा कर चलता था। मैंने ये कहकर रिश्ता ठुकरा दिया था कि भले ही हम गरीब हैं, लेकिन मम्मी, मैं किसी लंगड़े आदमी से शादी नहीं करूँगी। मम्मी ने उस समय मुझे बहुत समझाया था कि साक्षी, तेरे बाप की जो हरकतें हैं उन्हें देखते हुए ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तू बहुत सुखी रहेगी। राहुल तुझसे बहुत प्यार करता है। और शायद ये सच था, राहुल मुझसे बहुत प्यार करता था। जब मैंने उसका रिश्ता ठुकरा दिया तो वो मेरे पास आया था और उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा था, साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगा, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी थी। आज राहुल को अपने सामने खड़ा देखकर मेरे गुस्से की सीमा नहीं रही। मैं उस पर जोर से झपट पड़ी थी। मैंने गुस्से से कहा, राहुल, तुम तो बहुत शरीफ बनते थे, मेरी मोहब्बत का दम भरते थे, और आज अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ तक चले आए। मैंने गुस्से से राहुल को झंझोड़ डाला था। राहुल ने मुझे कंधों से पकड़ते हुए कहा था, होश में आओ साक्षी, मैं यहाँ अपनी हवस मिटाने नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत बचाने आया हूँ। राहुल की बात सुनकर मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर राहुल ने बताना शुरू किया कि साक्षी, ये तो तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। जब तुमने रिश्ते के लिए मना कर दिया तब भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सका। जिस दिन तुम्हें वो लड़के उठाकर तुम्हारे घर से ले गए थे, मैं सब कुछ देख रहा था। मैंने उन लड़कों का पीछा किया, लेकिन तब तक वो लड़के कोठे पर तुम्हें बेच चुके थे। मैंने कोठे की मालकिन से भी बात की थी, लेकिन वो नहीं मानी। कोठे की मालकिन बहुत ज़्यादा पैसों में तुम्हें ले जाने के लिए कह रही थी। जितने पैसे वो मांग रही थी इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। फिर मेरी नज़र बीरू पर पड़ी थी और मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। मैं और बीरू एक ही क्लास में पढ़ते थे। गरीबी ने बीरू से ये काम करवाया और वो यहाँ पर नौकरी करने लगा था। जब मैंने बीरू से बात की
तो बीरू ने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी साक्षी की इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे लिए जब भी कोई ग्राहक आता तो बीरू से कह देता कि इस लड़की को एड्स है, ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है और इसीलिए कोई भी ग्राहक को तुम पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे करके दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और तब तक मैं तुम्हें बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगा था। मैं पैसों का इंतजाम करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था। फिर बीरू ने ही मुझे ये आइडिया दिया कि तुम रात के अंधेरे में साक्षी को यहाँ से लेकर भाग जाओ, मैं तुम्हारे भागने का पूरा इंतजाम कर दूंगा और आज मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। बीरू ने इस कोठे की मालकिन को चाय में नींद की गोलियाँ मिलाकर दे दी हैं, वो सुबह से पहले नहीं उठेगी। अब सारी परेशानी गेट पर पहरा देते पहरेदारों की है। मैं राहुल की बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। जिस इंसान को मैंने एक छोटी सी कमी के कारण ठुकरा दिया था, आज वो मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठाने आ गया था, यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया था। मैं रोते हुए राहुल के गले लग गई और बोली, राहुल मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तो तुम्हारे प्यार के काबिल भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैं बहुत बुरी हूँ। राहुल ने मेरे आंसू साफ किए और मेरे माथे को चूमते हुए बोला, साक्षी मैंने तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत की है। तुम्हारे इनकार के बाद भी मैं तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूँ। आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे और फिर देखना हमारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि तभी बीरू अंदर आया। उसने कहा कि मालकिन सो चुकी है, अब एक पहरेदार बाथरूम में है, एक को मैं बातों में लगा लेता हूँ, तुम जल्दी से निकल जाओ। मैंने बीरू को धन्यवाद दिया। मैंने कहा, बीरू मैं तुम्हारे एहसानों का बदला पूरी ज़िंदगी नहीं चुका सकती। बीरू ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मजबूरी में करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है और बहनें भाइयों के एहसान नहीं चुकाया करती बल्कि उन पर हक जताया करती हैं। बीरू की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। बीरू ने कहा, अब जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। राहुल मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से गेट की तरफ बढ़ गया। पहरेदार को बीरू ने अपनी बातों में लगा लिया और हम जल्दी से गेट पार कर गए। कोठे के बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई हो। मेरे पैर तो खुशी के मारे ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। राहुल मेरा हाथ पकड़े चला जा रहा था और राहुल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। राहुल का साथ मुझे सुरक्षा दे रहा था, ऐसी सुरक्षा जिसे तोड़कर समाज के गंदे भेड़िए अंदर नहीं आ सकते थे। राहुल मुझे लेकर अपने दोस्त के फ्लैट पर आ गया। मैंने राहुल से अपने पापा के बारे में पूछा तो राहुल ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर समझ में नहीं आ रहा था कि दुख मनाऊं या खुशी मनाऊं। राहुल ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बेचने के बाद भी अपने जुए की लत नहीं छोड़ी थी। एक बार कुछ जुआरियों का आपस में झगड़ा हो गया और वो तुम्हारे पापा को मारने लगे। मारते मारते तुम्हारे पापा के सर पर गहरी चोट लग गई तो वो भाग गए, लेकिन आसपास के लोगों ने तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन चोट गहरी थी, तुम्हारे पापा बच नहीं सके और उनकी मौत हो गई। पापा की मौत की खबर से मेरी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गालों पर लुढ़क गई थीं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ही बेदर्दी से साफ कर दिया, क्योंकि ऐसे पिता से तो बिना पिता के होना ही अच्छा था। बाप तो अपनी बेटियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मेरे बाप ने तो मेरी ही कुर्बानी दे दी। राहुल ने बताया कि उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, इसलिए वो मुझे और अपनी माँ को साथ लेकर जाएगा। अगले दिन हम तीनों दूसरे शहर में आ गए, जहाँ बहुत ही सादगी से हमारी शादी हो गई। राहुल ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि कभी कभी तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। मेरी सास ने भी मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना दोस्तों, जिससे कि हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।